गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलौदी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है अरस्तु, और अरस्तु में अपन उनके क्रांति संबंधी विचार है वो पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यही टॉपिक है जो अरस्तु के क्रांति का जो है वो ही आपके लगता है, तो उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। बेसिकली इससे पहले अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार है उनको जानने से पहले अपन थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्या कारण थे जिनके बदौलत अरस्तु को क्रांति संबंधी विचार या ये सारी चीज़ें वो डालनी पड़ी। तो अरस्तु के समय में, चूँकि अरस्तु यूनान के रहने वाले थे, तो अरस्तु के समय में जो यूनानी राज्य थे उनके स्वरूप और उनके संविधानों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, और यह जो नई अस्थिरता और रोज़ रोज़ की परिवर्तनशीलता थी ये राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। प्रत्येक जो नगर राज्य थे उनमें हर एक की शासन प्रणाली, चाहे राजतंत्र हो, धनिक तंत्र हो, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र, सबसे लगभग हर एक यूनानी राज्य गुजर चुका था। अतः अरस्तु के लिए स्वाभाविक था कि वो राजनीतिक स्थिरता के उपाय खोजता। तो अरस्तु की जो बुक्स थी पॉलिटिक्स, उसमें अरस्तु ने अपनी 5वीं पुस्तक थी पॉलिटिक्स की, उसमें क्रांति का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया है और इनके कारणों पर भी प्रकाश डाला है, और इसको हल करने के महत्वपूर्ण समाधान या जो उपाय है वो भी अरस्तु सुझाते हैं। अब अरस्तु की जो धारणा है यानी क्रांति को लेकर के, वो धारणा वर्तमान क्रांति वाली धारणा नहीं है, क्योंकि अगर अपन अभी वर्तमान में देखें से जो क्रांति संबंधी अरस्तु की धारणा है वो वर्तमान धारणा से संबंधित नहीं है, क्योंकि अरस्तु क्रांति का मतलब किसी देश में या किसी युग और देश से संबंधित क्रांति नहीं है। क्रांति का अर्थ वह उस क्रांति से नहीं लेता है, जैसे अगर अपन ले 1857 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ये वाली क्रांतियाँ नहीं हैं। अब तो अरस्तु क्रांति किसको मानते हैं? अरस्तु उनके मत में क्या है कि राज्य में जनता या जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम भी क्रांति नहीं है। अब वो अरस्तु ये भी कहते हैं कि कोई सशस्त्र विद्रोह को भी क्रांति नहीं मानते। तो अरस्तु क्रांति मानते किसको है, देखते हैं अपन। अब क्या है क्रांति में अरस्तु की क्रांति की अवधारणा वर्तमान क्रांति की धारणा में अंतर है। अब अरस्तु के अनुसार संविधान में हर छोटा मोटा परिवर्तन क्रांति है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अरस्तु क्या क्रांति मानते हैं कि संविधान में कोई भी छोटा मोटा कोई भी परिवर्तन हो, हर एक परिवर्तन है वो क्रांति है, और यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में पूर्णतः परिवर्तन होता है या आंशिक होता है या सशस्त्र होता है या बिना किसी घटना के होता है। यानी संविधान में किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का परिवर्तन ही अरस्तु के अनुसार क्रांति है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संविधान पूरा परिवर्तित हो या उसमें आंशिक संशोधन हो या उसमें सशस्त्र विद्रोह करके परिवर्तन किया जाए या बगैर कोई घटना की परिवर्तन हो जाए। तो इस प्रकार अरस्तु के अनुसार संविधान में हर प्रकार की जो क्रांति है, चाहे वो छोटी मोटी कैसी भी हो, हर एक प्रकार की क्रांति अरस्तु है, वो हर एक प्रकार की घटना है उसको अरस्तु क्रांति मान सकते हैं। अब संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक, अगर अपन बात करें भी पूर्ण परिवर्तक होता है, क्या होता है कि संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप ही पूर्णतः बदल जाता है, और इसे हम पूर्ण क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। अरस्तु के अनुसार पूर्ण क्रांति वाला अगर अपन मामला देखें तो संविधान में कैसा भी परिवर्तन हो, क्योंकि संविधान में अगर बड़ा परिवर्तन होता है तो पूरा का पूरा राज्य का स्वरूप ही बदल जाता है, तो उसे हम पूर्ण क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जब संविधान में परिवर्तन के बाद एक भाग में या एक बहुत छोटे से भाग में अगर परिवर्तन होता है तो उसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। और संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा, धोखे से या सशस्त्र विद्रोह या रक्त उपाय किसी भी प्रकार से संविधान में परिवर्तन है वो हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के इन शॉर्ट अगर अपन बात करें निचोड़ के रूप में, तो अरस्तु के अनुसार संविधान में होने वाला परिवर्तन, वो परिवर्तन चाहे किसी भी माध्यम से हो, कोई मतलब नहीं है कि वो पूर्ण परिवर्तन हो रहा है कि छोटा परिवर्तन हो रहा है कि बड़ा परिवर्तन हो रहा है, सशस्त्र हो रहा है कि शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर संविधान में परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ क्रांति हो गई है अरस्तु के अकॉर्डिंग। अब अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के मुख्य प्रकार जिनकी अपन बात कर चुके हैं, पहला आंशिक या पूर्ण क्रांति, यानी अगर संविधान के एक छोटे से हिस्से में क्रांति होती हो तो वो आंशिक क्रांति, और एक बहुत बड़े हिस्से में क्रांति होती हो तो
वो एक पूर्ण क्रांति होगी, जिसमें पूरा भाग बदला जाए, जिसमें पूरा का पूरा प्रशासन यानी उस राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप को बदल दिया जाए, तो वो पूर्ण क्रांति होगी। रक्तपूर्ण या रक्तहीन क्रांति यानी सशस्त्र विद्रोह और एवं रक्तपात के द्वारा अगर कोई क्रांति होती है, संविधान में बदलाव होता है, तो वो रक्तपूर्ण क्रांति है। अगर साधारण और शांतिपूर्ण तरीके से होता है तो वो रक्तहीन क्रांति है। व्यक्तिगत या गैर व्यक्तिगत क्रांति कि जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटा करके संविधान में परिवर्तन हो तो वो कौन सी क्रांति कहलाएगी? व्यक्तिगत क्रांति। किंतु जो शासक को बिना बदले संविधान में किए जाने वाला परिवर्तन बस व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत का मसला जो है वो ये इतना सही है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटा करके, व्यक्ति को हटाते हैं तो वो परिवर्तन हो गए व्यक्तिगत परिवर्तन, और बिना हटाए करते हैं तो वो गैर व्यक्तिगत परिवर्तन हो गए। तो ये तीसरा व्यक्तिगत। और चौथा फिर है कि वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, यानी वर्ग विशेष का मतलब कि धनक तंत्र या अन्य किसी भी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति करके किया जाने वाला संवैधानिक परिवर्तन। और पांचवा वैचारिक क्रांति, पांचवा जो प्रकार है वो वैचारिक क्रांति है। तो जब किसी राज्य में कुछ वक्ता अपने भाषणों या शब्द वाला राज्य में क्रांति ला दे तो ऐसे को वैचारिक या वाग्वीरों की क्रांति कहा जाएगा। यानी जब कोई भाषणों से कुछ लोग होते हैं जो पूरा का पूरी सत्ता बदल देते हैं, तो ऐसे इस तरह की जो क्रांति हैं वो क्या कहलाएगी? वो वैचारिक क्रांति वाले हिस्से में आएगी कि लोगों के विचार बदल के और लोगों को उनके बदलाव, दिमाग में बदलाव ला दे कि ये बदलाव लाना, उनके दिमाग में ये बात बिठा दे कि ये बदलाव लाना बेहद आवश्यक है, तो वो वाली क्रांति क्या कहलाएगी? वैचारिक क्रांति कहलाएगी। तो इस प्रकार इन 5 प्रकार की क्रांतियों ने, अरस्तु ने मुख्य 5 प्रकार की क्रांतियाँ बताई है। अब है क्रांति के कारण क्या है? अरस्तु 2 प्रकार की क्रांतियों के कारण मतलब 3 प्रकार के क्रांति के कारण मानता है। जैसे एक वो मानता है मूल कारण है, क्रांतियों के मूल कारण क्या है। दूसरा वो मानते हैं क्रांतियों के कुछ सामान्य कारण होते हैं। और तीसरा विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट कारण होते हैं। 3 प्रकार की बात करते हैं। तो अपन देखते हैं अरस्तु मूल कारण क्या मानते हैं। अरस्तु के अनुसार क्रांति का जो मूल कारण है वो है असमानता की भावना। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण और यह समानता 2 प्रकार की होती है। मतलब जो असमानता की भावना अगर किसी के दिमाग में आ जाती है तो वहीं से क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और यही क्रांति का मूल कारण है। लेकिन ये समानता भी, लेकिन ये जो अब वो ये कहता है कि असमानता की भावना क्यों आती है? क्योंकि समानता इन 2 प्रकार की होती है। अगर वो दोनों पूर्ति नहीं होती है तो आदमी के दिमाग में असमानता की भावना आती है। समानता कौन कौन सी? पहली नंबर 1 संख्यात्मक समानता, दूसरी योग्यता संबंधी समानता। अब संख्यात्मक समानता तो मतलब जितनी संख्या में है वो उस तरीके के समान होना चाहिए। योग्यात्मक संबंधी समानता क्या है? कि योग्यात्मक संबंधी समानता से अरस्तु का अभिप्राय आनुपातिक समानता से है। आनुपातिक, महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर अरस्तु है वो आनुपातिक समानता को योग्यात्मक संबंधी समानता के इक्वल मानता है। अब अरस्तु क्या मानते हैं इसको लेकर के? आनुपातिक समानता का क्या तात्पर्य है? अरस्तु का मानना है कि सभी मनुष्य इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक आदमी है वो सेम तरीके से सोचता है और उसका यही सोचना है कि योग्यता, सारे मनुष्य इस बात पर सहमत भी हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय है वो योग्यता के, यानी जो व्यक्ति जितना योग्य है उसको उस अनुपात में उसके साथ न्याय होना चाहिए। किंतु ये बात तो है सोचने के लायक। किंतु व्यवहारिक क्षेत्र की जब बात आती है, व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर उनमें मतभेद होता है। वो क्या सोचते हैं कि मनुष्य की दृष्टि से सभी समान है तो अधिकार भी समान होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात कि सोचने के नाम पर ये बात तो यहाँ तक तो मनुष्य सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय का मतलब हो गया कि जो जितना योग्य होगा उसको उस अनुपात में मिल जाएगा। लेकिन व्यवहारिक क्षेत्र में जब योग्यता की बात आती है कि योग्यता कैसे डिसाइड करे, तो हर व्यक्ति ये सोचता है जब हम हर एक मनुष्य जन्म से समान है तो उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। जन वर्ग अपनी समानता की तुलना दूसरों से करता है जिससे उसमें असंतोष जागृत होता है और जनतंत्र और धनिक तंत्र में अधिक क्रांतियाँ होती है। यानी ये मानते हैं कि जैसे जनवर्ग है वो अपनी समानता दूसरों की तुलना से करता है और जब वो देखते हैं कि एक ही प्रकार से जन्म होने से उसमें कम अधिकार है, उसके पास कम अधिकार है, अन्य के पास ज़्यादा अधिकार है, तो असंतोष पैदा होता है और ये असंतोष इसका क्रांति का कारण बनता है। तो इसलिए
अरस्तु के अनुसार जो क्रांति का मुख्य कारण है, जो मूल कारण कहीं भी होगा, वो होगा असमानता। अब अगर आप उठा के देखो, चाहे फ्रांस की क्रांति देख लीजिए, चाहे 1857 की क्रांति देख लीजिए, उनमें जो मुख्य कारण था वो असमानता ही पाई जाती है। तो यहाँ पर जाकर के अरस्तु है काफ़ी हद तक सही भी साबित होता है कि जो मूल कारण है क्रांतियों का, वो समानता का व्यवहार न होना या असमानता ही इनका मूल कारण है। अब क्रांतियों के सामान्य कारण, अरस्तु कुछ सामान्य कारण भी गिनाते हैं। इनको अपन जैसे जैसे आप जाओगे देखते जाओगे समझ में आते जाएगा। और जैसे पहला, शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा, कि जब शासक वर्ग की धृष्ट हो जाए और वो जनहित की चिंता न करके और सार्वजनिक कल्याण की भावना छोड़ दे और अपने घर की भरने में लग जाएगा, तो जनता में असंतोष भड़क उठता है और इससे मतलब क्रांति होने के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा, सम्मान की लालसा, क्योंकि हर एक व्यक्ति सम्मान पाने की इच्छा होती है, और जब शासक वर्ग है वो अनुचित ढंग से व्यवहार करता है या सम्मान नहीं देता है, अपमानित करता है, तो धीरे धीरे शासक वर्ग का रवैया वो आहत करता है और उसके विरुद्ध आवाज़ उठती है। सत्ता का दुरुपयोग, कि अगर व्यक्ति सत्ता का दुरुपयोग करने लगता है, जिस व्यक्ति को जिस उद्देश्य को लेकर के सत्ता दी गई थी उसको भूल करके वो अपने हिसाब से अपनी सत्ता का प्रयोग करने लगता है, तो अंततः यही होता है कि व्यक्ति है वो क्रांति कर बैठते हैं। अयोग्य व्यक्ति का शासन सबसे बड़ी दिक्कत है, कि हर एक व्यक्ति, अगर शासक है वो योग्य नहीं है तो वो इस तरह का व्यवहार करेगा, इस तरह का काम करेगा जिससे जनता की जो जिन भावनाओं को लेकर के या जो जन कल्याण की भावनाओं को लेकर के जो भावनाएं जनता ने सौंपी है उसको शासक करने का, वो सारे के सारे वो खुद खो देगा। तो इसलिए जो मतलब ये जो अयोग्य व्यक्ति होगा उसके कारण धीरे धीरे सत्ता है वो छीनती जाएगी और लोगों में असंतोष बढ़ता जाएगा। फिर मध्यम वर्ग का अभाव, जहाँ पर मध्यम वर्ग का अभाव होगा वहाँ पर बैलेंस का भी अभाव होगा। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि मध्यम वर्ग है वो टिकाए रखता है, जो न तो एकदम निम्न है न बहुत ज़्यादा अपर वर्ग है, क्योंकि ये दोनों वर्ग है। निम्न वर्ग को सत्ता से इसलिए लेना देना नहीं है कि उनको भाई जो प्राथमिक आवश्यकता है उस पर ध्यान देते हैं, अपर वर्ग है वो वैसे भी ध्यान नहीं देता। तो इसलिए अगर सामान्यतः देखें तो कहीं भी मध्यम वर्ग है वो हमेशा समाज का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। और इसके बगैर क्या होता है, निर्धनों के बीच में और धनवानों के बीच में बहुत गहरी खाई हो जाती है, तो जिससे वो असमानता है वो भी मतलब एक क्रांति का कारण बनती है। आर्थिक असंतुलन, अगर धनिक अधिक धनवान और गरीब अगर अधिक गरीब होता गया तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर बड़ी भारी खाई पैदा हो जाएगी, और अरस्तु इस तत्व पर विशेष जोर देता है। आर्थिक असंतुलन, भय, अब अपराधी दंड के भय के कारण और अन्याय होने के भय के कारण, ये जो दो भय है ये वास्तव में अरस्तु कहते हैं दो प्रकार के व्यक्तियों को क्रांति करने के लिए बाध्य करता है। अपराधी दंड से बचने के लिए विद्रोह कर सकता है, और कुछ व्यक्तियों को यह भय होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, तो इसके फलस्वरूप वो विद्रोह कर बैठते हैं। कभी कभी यह भय अमुक वर्ग या अमुक दल द्वारा राज्य में क्रांति न हो जाए तो दूसरे वर्ग की क्रांति को प्रेरणा देता है। अविश्वास भय को जन्म देता है और भय क्रांति को, सीधी सी बात है। तो भय है वो भी एक कारण है। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र, अगर क्योंकि चुनाव है वो किसी भी मतलब निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र वो बड़े बड़े विस्फोट करता है। निर्वाचन संबंधी बुराइयों को समाप्त करने के लिए कभी कभी लोग है वो विरोध स्वरूप शासक बदल डालते हैं। तो निर्वाचन वाला जो मामला है वो भी काफ़ी, क्योंकि निर्वाचन के बगैर जब तक निर्वाचन निष्पक्ष नहीं होता और उससे संबंधित षड्यंत्र होते हैं तो उसका परिणाम स्वरूप क्रांति होती है। विदेशियों का बाहुल्य, अब अरस्तु एक ये भी मानते हैं कि जितने भी जिस देश में ज़्यादा विदेशी होंगे तो उनका वो, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से उन लोगों का उस देश के साथ कोई विशेष प्रेम नहीं होता, तो विदेशी है वो अपने हितों के लिए जनता को भड़काते रहते हैं और वहाँ पर क्रांतियाँ हो सकती है। श्रेष्ठता की भावना सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर जिस राज्य में जिन राज्यों को यूँ लगता है कि हम जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति है और अन्य जो निकृष्ट है, तो ये जो श्रेष्ठता और निकृष्टता के बीच में धीरे धीरे खाई बढ़ती जाती है और असम्मान की स्थिति पैदा होकर के और अंततः क्रांति का कारण बनती है। घृणा और विरोधी विचारधाराएं, अगर राज्य में इस तरह की समस्याएं होगी, दो वर्गों के बीच में अगर आपसी घृणा होगी, द्वेष भावना होगी, तो इससे एक दूसरे के प्रति अशिष्ट व्यवहार करेंगे, स्वार्थी बन जाएंगे, दूसरे से कोई लेना देना नहीं बचेगा, इस तरह की स्थिति हो जाएगी तो एक वर्ग और दूसरे वर्ग से घृणा करने लगेगा और ये विरोधी विचारधारा अंततः क्रांति में परिणित हो जाएगी। शक्ति संतुलन होना, कि अगर शक्ति संतुलन है तो हर किसी को लगता है कि मैं हूँ वो सही मायनों में शासन करने का, मतलब अगर कोई दो विरोधों में अगर उसको लगेगा, हर एक व्यक्ति लगेगा कि भी मेरे पास
शक्ति ज़्यादा है, मैं शासन करने के लायक हूँ, तो आपस में धीरे धीरे दो विरोधी वर्ग है उनका शक्ति का संतुलन होना भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बहुधा निर्बल वर्ग है और सबल वर्ग के पास लड़ाई नहीं लेगा, लेकिन सम शक्ति संतुलन होने पर दोनों को सफलताओं की संभावना रहती है, तो इसलिए विरोध कर बैठते हैं। अब ये इस तरह से अरस्तु ने कुल मिला करके और 12-13 पॉइंट है जिनको बताया है। ये सामान्य कारण है, किसी भी राज्य में क्रांति होने के बड़े ही सामान्य से कारण है। अब अरस्तु इनके अलावा बात करते हैं कि विशिष्ट शासन प्रणालियों में विशिष्ट क्रांति के कारण। अब अलग अलग शासन प्रणालियों में अलग अलग होते हैं। राजतंत्र में क्रांति क्यों होती है? अरस्तु ये मानते हैं कि राजतंत्र में क्रांति होने का जो कारण है वो कोई बाहरी कारण नहीं होता, वो आंतरिक कारण है। और आंतरिक कारणों में जैसे मतलब क्रांति को जन्म देने वाला प्रमुख कारण पारिवारिक क्लेह हो गया, पारस्परिक द्वेष भावना, घृणा, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार या अधिक सताए जाने के कारण जनता विद्रोह कर बैठती है। तो ये जो कारण है जिसके कारण स्वेच्छाचारी है, वो राजतंत्र में शासक की निरुपणता के कारण ही क्रांति का कारण बनती है। यानी शासक की फेलियरी, शासक अगर अपने चाहे वो घर हो चाहे राज्य उसको संभालने में सफल नहीं होता तो क्रांति होती है। राजतंत्र में तो ये कारण है। अब कुलीन तंत्र में क्या कारण है? इनमें सीमित लोगों को पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति और अन्य लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा और शासक द्वारा धृष्टता का मार्ग अपनाना, विभिन्न वर्गों में सामंजस्य का भाव कुलीन तंत्र की जड़ें खोदता है। अब ये क्या कहते हैं? क्योंकि ये बात तो सही है खैर कि कुलीन तंत्र में शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है और सीमित लोगों को पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अन्य लोग हैं उनको ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता, जिससे जनता में असंतोष घर कर जाता है और उनसे जनता का कोई वर्ग क्रांति कर देता है। यानी कुल मिलाकर के विभिन्न वर्गों में जो सामंजस्य का अभाव ही कुलीन तंत्र की जड़ें खोदता है। महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या होता है, विभिन्न वर्गों में कुलीन तंत्र की जो दिक्कत है वो यहीं आकर के शुरू होती है। बस यहीं पर जिस दिन सामंजस्य टूटा उस दिन कुलीन तंत्र में क्रांति होगी। अब अरस्तु कहते हैं लोकतंत्र में भी क्रांति होती है। अब लोकतंत्र में क्रांति के वो कारण क्या कहते हैं कि एक तो लोक नेताओं की अधिकता, महत्वपूर्ण बात। दूसरा भाषणवीर, सत्य है, सत्य से जनता को भड़काना। देख ही रहे हैं अपन, स्वाभाविक है कि आजकल जो सोशल मीडिया वगैरह का प्लेटफॉर्म है उस पर बगैर सत्यता के प्रवाह किए चीज़ें हैं वो एक दूसरे से फॉरवर्ड होती रहती है। हाल ही में कुछ दिन पहले बेंगलोर दंगे वगैरह जो है, तो इस तरीके की ये बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी आरक्षण को लेकर के हो या कोई धर्म को लेकर के हो, इस तरह के झूठ फैला करके दंगे होते रहते हैं। ये तो सरकारें बहुत मजबूत है कि उनको कंट्रोल कर लेती है, वरना ये भी क्रांति का, अरस्तु के अकॉर्डिंग तो ये भी एक क्रांति का रूप है, क्योंकि वह चाहे छोटा सा हिस्सा प्रभावित हो लेकिन प्रभावित तो हो रहा है। समानता की भूख ये सबसे बड़ी है, मतलब क्योंकि अरस्तु इनको क्यों बोलता है कि ये जो मतलब यूनान के जो शहर थे, जो नगर राज्य थे, क्रोस थे, रोड्स, मैग्रा, हेरिक्लीवा, इन नगर राज्यों में प्रजातंत्र को ख़त्म होने के कारण ही वो भाषणवीर ही थे जिन्होंने इस तरीके के भाषण दे के जनता को बहस कर दिया। क्योंकि अब अगर वैसे स्वाभाविक देखें तो प्रजातंत्र में लोक नेताओं की अधिकता होती है, हर एक व्यक्ति नेता बना घूमता है, तो उसके कारण वो हर एक व्यक्ति लोगों को उम्मीदें जगाता है और वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो लोगों में असंतोष आता है। असंतोष आने के कारण ये लोग है वो क्रांति कर बैठते हैं। और मतलब दूसरा कि भाषणवीर तो है ही है कि भाषणवीरों के कारण ये होता ही है कि जनता को सत्य असत्य का सहारा लेकर भड़काते हैं, अपने पक्ष में करते हैं, सत्ता आते हैं, तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उच्च जनतंत्र में क्रांति उस वक्त भी होती है जब सब साधारण मनुष्य वो शासकों के समान सद्गुणी समझे जाने लगते हैं। क्योंकि अरस्तु ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को समान समझा जाता, तो हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो शासन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे ये अविश्वास है वो इस तरीके का एक दिन क्रांति का प्रतीक बनता है। तो यही है कि भी अगर वर्तमान में भी अगर अपन उक्त कारणों का अध्ययन करें, क्योंकि अरस्तु ने 3 प्रकार के कारण बताए हैं, एक सामान्य कारण जो समानता, उसके बाद में कुछ विशिष्ट कारण और फिर अलग अलगों में अलग अलग क्रांति। अगर वर्तमान में जितनी भी क्रांतियाँ हुई है उनका अगर अपन निचोड़ देखें तो ये बात तय है कि अरस्तु के द्वारा साबित की गई क्रांति अंततः यही वर्तमान क्रांतियों में इन्हीं में से कोई एक कारण मिलेगा। अब चूंकि अरस्तु है वो ये नहीं है कि वो सिर्फ क्रांतियों को, वो वास्तव में यूनानी नगर राज्यों को लेकर के अरस्तु बहुत ही संवेदनशील थे। उनका उद्देश्य महज क्रांतियों के कारणों की खोज करना नहीं था, उन्होंने ये भी बताया कि क्रांति को रोका कैसे जाए। खोज करना दूर है, उनको रोकने के भी उन्होंने कारण बताए कि क्रांतियों को रोकें और उनको किस तरह से रोके उसके लिए उन्होंने बताए हैं। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों का विश्लेषण नहीं किया बल्कि उनको रोकने के उपाय भी बताए हैं। जैसे शक्ति का विकेंद्रीकरण, क्रांतियों को कैसे रोका जाएगा, शक्तियाँ बांट दी जाए अधिक से अधिक,
ये अगर ये संभव हो जाए, शक्ति विकेंद्रीकरण कर जाए, तो हर एक व्यक्ति सत्ता में भागीदारी हो जाएगी, और सत्ता में भागीदारी होने से उसको लगेगा कि इसकी सफलता और असफलता मेरे पर निर्भर है, तो इसलिए वो ध्यान देने लग जाएगा, शासन कार्यों में ध्यान देगा, तो जिसके कारण उसको मतलब ये शासन में भागीदारी मिलेगी, तो शासन में भागीदारी मिलते ही वो क्रांति की तरफ नहीं सोचेगा। संविधान के प्रति आस्था सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस देश के नागरिकों को अपने संविधान के प्रति आस्था होगी, वो नागरिक हमेशा न्याय के लिए किसी क्रांति के भरोसे न करके संविधान और उस देश के न्यायालय के भरोसे रहेंगे, तो वहाँ पर क्रांति कभी नहीं होगी। शासक और शासितों में सद्भाव, सद्भाव का मतलब वैधता, दोनों में इस तरह का मामला इस तरह का होना चाहिए जिससे यूँ लगे कि हाँ ये जो शासक है वो हमारे कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी शासकों को शासितों के द्वारा वैधता मिलनी बहुत जरूरी है। जब तक वैधता नहीं होगी तब तक ये गड़बड़ी है। तो अगर आपस में सद्भाव होगा, वो उनके प्रति रखेंगे और वो उनके प्रति रखेंगे, हर विकट काल में शासक अगर शासितों की सहायता करेंगे तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होगी। चौथा पॉइंट, सम्मान और पदों का न्यायपूर्ण वितरण, यानी जिस सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि कुछ पद कुछ लोगों की रिजर्व हो जाए, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए समान अवसर उपलब्ध हो, और वही व्यक्ति सबको एक जैसी प्रक्रिया के माध्यम से कमज़ोर वर्गों को सहायता दे करके और हर एक वर्ग की राज्य में भागीदारी या राज्य के जो सम्मान और पद है उनमें भागीदारी सुनिश्चित करी जाए, तो ये क्रांति को रोक सकते हैं। मध्यम वर्ग की प्रधानता, जिस राज्य में मध्यम वर्ग बहुत ज़्यादा होगा तो उस राज्य वो हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग है वो कनेक्टिविटी का काम करता है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के साथ में। तो मध्यम वर्ग का प्रधानता भी गोल्डन, अरस्तु वैसे भी कहते हैं गोल्डन मिडिल वे इज़ द गोल्डन वे, मध्यम मार्ग है वो स्वर्णिम मार्ग है, तो मध्यम वर्ग। आर्थिक समानता, महत्वपूर्ण चीज़ कि आर्थिक समानता है वो अरस्तु के अनुसार जो क्रांति है उनको रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि असमानता क्रांति का मूल कारण है। समुचित शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति इस तरह की हो कि जो नागरिकों के नैतिक मूल्यों का उत्थान करने वाली हो, जिससे उनको लगे कि हमारा अगर कल्याण या हमारे देश का या हमारे देश के नागरिकों का कल्याण है वो स्वार्थी न होकर के एक बहुत ब्रॉड थिंकिंग वाला व्यक्ति बन सके, इस तरह की शिक्षा पद्धति हो तो क्रांति है वो खत्म हो सकती है। धनार्जन पर नियंत्रण, हर व्यक्ति को अनियंत्रण लूट की छूट नहीं होनी चाहिए। अगर धनार्जन कोई व्यक्ति करता है तो उसको करने के कारण उनको बताने पड़ेंगे धन कहाँ से आया, जैसा कि आजकल वर्तमान स्थितियों में होता ही है कि धनार्जन पर पूरा का पूरा सरकार का नियंत्रण है। सरकार जब चाहे उस तरह से काम कर सकती है जिससे हर एक व्यक्ति के पास धन इतना अधिक उपलब्ध या इतना अधिक नियंत्रण न हो। विदेशी समस्या की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना, अरस्तु ये भी एक तरीका बताते हैं कि अगर शासक को यूँ चाहिए भी हम किस तरह से नियंत्रण करें, तो जैसे बाह्य आक्रमण वगैरह इन चीज़ों पर मतलब उन पर ध्यान दिया जाए कि बाह्य आक्रमणों का या अन्य जो लोग हैं वो हम पर कब्जा कर लेंगे या अन्य कोई काम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें लोगों को इन छोटी मोटी चीज़ों की तरफ मतलब ध्यान नहीं देते। आंतरिक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लोग भूल जाते हैं और वो मतलब बाहरी समस्याओं की तरफ ध्यान कर देते हैं। जैसे उनको विदेशी आक्रमण का भय दिखाए या जनता में देश प्रेम की भावनाओं को जागरण रखे। तो इसलिए इस तरह के काम करके भी जो शासक है वो जनता का ध्यान है इन मामलों से हटा सकता है। और शासकों में परस्पर सद्भाव, ये है कि शासक वर्ग जितना भी हो उसमें तारतम्यता और सद्भाव और तालमेल बना होना बहुत जरूरी है। अगर वो टूट गया तो जनता को फिर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये वो तरीके हैं जिनके बदौलत अरस्तु क्रांति रोकने की बात करते हैं। इन शॉर्ट अगर अपन बात करें, क्रांति रोकने के लिए अरस्तु मध्यम वर्ग पर आधारित मिश्रित संविधान और शिक्षा पर सर्वाधिक बल देता है। ये तीन चीज़ें हैं अरस्तु के अनुसार कि अगर किसी राज्य को क्रांति रोकनी है तो उसका मिडिल जो वर्ग है वो सबसे मजबूत होना चाहिए, मिश्रित संविधान होना चाहिए, और तीसरा शिक्षा यानी नैतिक मूल्य और उच्च मानदंड होने चाहिए। ये तीन चीज़ें हैं वो अरस्तु है उन पर विशेष बल देता है कि अगर इन पर भी ध्यान दे लिया जाए तो किसी भी राज्य में क्रांति नहीं होगी। अब अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विशेषताएं क्या है? क्रांति का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि अरस्तु क्या मानते हैं कि किसी भी अगर एक भाग में भी छोटी मोटी बात भी हो जाए तो वो भी क्रांति में शामिल है, हल्का फुल्का परिवर्तन भी शामिल है। तो हर जगह की हर घटना है वो अरस्तु के अनुसार क्रांति है। दूसरा, क्रांति का कारण और निदान बताएं, पर क्रांति करने के अधिकार या औचित्य पर चर्चा नहीं करते। महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अरस्तु ने संबंधी विचार तो दे दिए कि क्रांति क्यों होती है, उनके कारण बता दिए, क्यों क्रांति को रोकने के निदान भी बता दिए, पर क्रांति करने का अधिकार किसको दिया गया है, क्यों क्रांति करते हैं या क्रांति करने से क्या फ़ायदा मिलता है, उसके औचित्य पर बात नहीं करते कि उसका परिणाम क्या रहता है। ये एक अरस्तु की दूसरी विशेषता। तीसरी,
क्रांति शासक और शासितों के विरोधाभास के कारण होती है। बस स्वाभाविक है क्रांति अरस्तु, ये बिल्कुल ये अपन ने पढ़ा भी है कि शासक और शासित, जब शासक या तो अत्यधिक महत्वाकांक्षाएं जगाता है या अधिक वो इस तरह की मतलब दिखाता है, लोगों को प्रलोभन देता है, लालच देता है, या मैं आने पर ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जिससे लोगों की अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो पाती है, तो आपस में विरोधाभास, यानी राजा प्रजा से, प्रजा राजा से अगर झूठ बोलना शुरू कर देगी, यानी शासक है वो शासितों से और शासित है वो शासकों से झूठ बोलना शुरू कर देंगे, तो ये जो विरोधाभास पैदा होगा उसके कारण क्रांति होती है। आर्थिक विषमता क्रांति पैदा करती है, ये बात काफ़ी हद तक है, और अरस्तु इस पर जोर भी देते हैं। अरस्तु के विचारों का अगर निचोड़ देखें तो आर्थिक विषमता ही एकमात्र, यानी विषमता चाहे किसी भी तरीके की वो क्रांति सी उसी से निकलती है, और आर्थिक विषमता है वो सबसे मतलब वो आग में घी का काम करती है क्रांति फैलाने में। क्रांति कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है, बल्कि शांति और स्थायित्व जरूरी है। अरस्तु का ये, क्योंकि निदान के जो उपाय बताते हैं उसके साथ ये चीज़ बहुत नज़दीक से जुड़ी हुई है कि क्रांति ऐसी कोई श्रेष्ठ चीज़ नहीं है, क्योंकि क्रांति के बारे में कहा जाता है कि हर एक क्रांति वो भाप की तरह उड़ जाती है और पीछे दलदल रहते हैं। तो उस दलदल को कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं बताते हैं, बल्कि शांति और स्थायित्व व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए और प्रगति के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए, खुद के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति के लिए भी शांति और स्थायित्व ज़्यादा जरूरी है, न कि क्रांति। तो इसलिए क्रांति कोई विशेष वस्तु नहीं है। तो इस प्रकार से ये अरस्तु के जो क्रांति संबंधी विचार है वो कंप्लीट हो गए। आपके जो अगर कोई सवाल बनेगा क्रांति संबंधी विचारों का, तो उसमें से क्रांति के प्रकार, कारण, या क्रांति कितने प्रकार की है ये, या उसके कारण क्या है क्रांति के, क्रांतियों के कारण पूछ लेंगे, और निदान के उपचार पूछ लेंगे। इस तरह का सवाल ही है वो 2 नंबर का या 5 या 10 नंबर का सवाल है वो अरस्तु पूछ लें। अरस्तु क्रांति का मीनिंग पूछ सकते हैं अधिक से अधिक, या फिर क्रांतियों का कारण या उपाय, इन पर किसी पर भी चर्चा करने के लिए बोल सकते हैं। तो अपने अधिक से जो अपने जितने भी साथी है उनको अधिक से अधिक ये वीडियो पहुंचाएं, और महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।